हमारा आज का कॉलम है मोहब्बत का ज़मज़म बह रहा है बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। ढाका से वापसी पर फैज़ साहब ने सवाल उठाया था, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। मालूम होता है वो बरसातें शुमार हो गईं और धब्बे धुलने की रुत आ गई। ऐवान इक़्तिदार से हसीना वाजिद की रुखसती से इस मौसम गुल का आगाज़ हुआ। माजी की तल्ख यादों ने अपनी कीमत वसूल की और पतझड़ ने रवानगी का क़स्द कर लिया। नई नस्ल तारीख़ के जबर से आज़ाद हुई और उसने मुस्तक़बिल की तरफ देखने का इरादा कर लिया। बंगाल फिर से उस रिवायत के साथ जुड़ता दिखाई दे रहा है जो मुस्लिम शनाख्त से इबारत है। ये शनाख्त अगरचे 55 बरस के दौरे फ़िराक़ में भी मांद नहीं पड़ी, अगरचे हसीना ने उसको भारतीय सेक्युलरिज़म का यरगमाल बनाना चाहा। इस शनाख्त का फ़ितरी बंधन पाकिस्तान के साथ है। मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बनकर भी अपनी शनाख्त को क़ुर्बान करने पर आमादा नहीं हुआ। जोग्राफ़िए की तब्दीली तारीख़ को बदल नहीं सकी। खून के धब्बे धुले तो तारीख़ ने हाल को एक बार फिर माजी से जोड़ दिया। बांग्लादेश के इंतहाबी नताइज बता रहे हैं कि बंगाल की सियासत का रुख मुतय्यन हो गया है। ये रुख पाकिस्तान की तरफ है। क्रिकेट के बहरान ने भी बता दिया है कि मोहब्बत का ज़मज़म बह रहा है। जमाते इस्लामी जीत जाती तो हम बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान कह सकते थे। जमाते इस्लामी बरे-सग़ीर की वाहिद सियासी क़ुव्वत है जो इस खित्ते की मुस्लिम शनाख्त के हवाले के तौर पर आज भी मौजूद है। क़याम पाकिस्तान के वक्त जमात इसी शनाख्त के लिए सरगर्म थी। वो मुस्लिम लीग के साथ नहीं थी कि वो पूरे बरे-सग़ीर को मुस्लिम देखना चाहती थी, सिर्फ मुस्लिम अक्सरियती इलाके को नहीं। तक़सीम हिंद के साथ उसकी तंजीम भी दो हिस्सों में मुनक़सिम हो गई, जिनका इंतज़ामी ताल्लुक़ ख़त्म हुआ मगर नज़रियाती रिश्ता बाकी रहा। पाकिस्तान दो लख्त हुआ तो जमात इस्लामी पाकिस्तान भी दो लख्त हो गई। उसने फिर तारीख़ के जबर को कबूल किया। प्रोफेसर ग़ुलाम आज़म, जिन्हें अमीर जमात इस्लामी मुत्तहिदा पाकिस्तान के मनसब के लिए अहल समझा जा रहा था, उन्हें तारीख़ के जबर ने बांग्लादेश जमात का अमीर बना दिया। नज़रियाती वहदत मगर बाकी रही। आज जमात इस्लामी बरे-सग़ीर की तरह तीन हिस्सों में बँट चुकी। तीनों जगह वो मकामी हालात की रियायत से मुनज़्ज़म है, लेकिन नज़रिया एक ही है कि ये ख़ित्ता जिस तरह तकवीनी एतबार से खुदा की हाकिमियत को तस्लीम किए हुए है, समाजी सतह पर भी उस हाकिमियत को कबूल कर ले। तीनों जगह यही पैगाम है। बराए नाम ही सही, अंग्रेज़ों की आमद से पहले ख़ित्ते का इक़्तिदार मुसलमानों के हाथ में था। इस्लाम की हुकूमत नहीं थी मगर मुसलमानों की तो थी। जमात इस्लामी इस फ़िक्री वहदत की वाहिद अलामत के तौर पर बाकी है। अगर बांग्लादेश में वो इक़्तिदार में आ जाती तो आने वाले दौर में बरे-सग़ीर का मुस्तक़बिल कुछ और होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश ताल्लुक़ात की नौइयत भी मुख्तलिफ होती। ताहम हमारे लिए ये बात बायसे इत्मीनान है कि बांग्लादेश अब भारत के ज़ेरे साया नहीं रहेगा। इस इत्मीनान में हमारे लिए उम्मीद भी है और आज़माइश भी। बांग्लादेश अगर भारत के तसल्लुत से निकला है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पाकिस्तान के तसल्लुत में आ जाए, या हम अपने दिल में किसी ऐसी ख्वाहिश को जगा दें। ऐसी ख्वाहिशात का अंजाम हम अफ़ग़ानिस्तान में देख चुके। हमें इससे सबक हासिल करते हुए बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुक़ात को समझना है। बांग्लादेश की आज़ादी और ख़ुदमुख्तारी का एहतराम करते हुए उसको साथ लेकर चलना है। हमें तारीख़ और जोग्राफ़िए को अलग करना होगा। बांग्लादेश दोबारा मशरक़ी पाकिस्तान नहीं बन सकता। इस हकीकत के एतराफ़ के साथ हमें आगे बढ़ना है। सुक़ूत ढाका हमारी तारीख़ का अलमिया है, मगर मुझे कभी कभी ये एहसास होता है कि इसमें अल्लाह ताला की कोई बड़ी हिकमत पोशीदा थी जो हमारी समझ में उस वक्त नहीं आई। इस खित्ते का जोग्राफ़िया शायद उसका मुतकाज़ी था कि यहाँ एक नहीं दो पाकिस्तान बने। यहाँ पाकिस्तान मारिफ़ा नहीं नकिरा है, यानी मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर मुश्तमिल दो मुल्क। तारीख़ ने आहिस्ता आहिस्ता इस राज को खोला है। अगर जमात इस्लामी जीत जाती तो शायद ये राज पूरी तरह तश्ते अज़बाम हो जाता। हमें इस तारीख़ी अमल का इदराक करना और इसकी मानवियत को समझते हुए आगे बढ़ना है। बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं, एक आज़ाद मुल्क है। इस आज़ादी को बरकरार रखने में हमें इसका मुआविन बनना है। इसी में खैर है, ऐसा खैर जो पूरे खित्ते से शर को कम कर सकता है। हम कौमी रियासतों के दौर में ज़िंदा हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह एक कौमी रियासत है। उम्मत मुस्लिमा उख़ुव्वत की एक बुनियाद है जो ज़रूरी नहीं कि सियासी भी हो। हमने इस उख़ुव्वत को पस मंज़र में रखते हुए कौमी रियासतों का इत्तेहाद बनाना है। अल्लामा इक़बाल की तजवीज़ भी यही थी। बांग्लादेश के साथ हमारा ताल्लुक़ इसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह तुर्की, सऊदी अरब या मलेशिया के साथ है। दूसरों का तसल्लुत फ़ितरी तौर पर नाकाबिल कबूल होता है। आज बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका में जो भारत मुखालिफ जज्बात पाए जाते हैं, उनका पस मंज़र भी भारतीय गलबे की ख्वाहिश है। हमें इन तजर्बात से सीखना है।
ہم نے کرکٹ کے معاملے میں جس طرح بنگلہ دیش کے حق میں مہم چلائی یہی دل جیتنے کا صحیح طریقہ ہے۔ تسلط اور غلبے کی نفسیات ایک منفی رد عمل کو جنم دیتی ہے۔ افغانوں میں آج پاکستان مخالف جذبات کا ایک سبب یہ بھی رہا جسے مبالغہ آمیزی کے ساتھ پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا۔ طارق رحمان صاحب کو یقیناً اندازہ ہوگا کہ ان کی والدہ کو وزیر اعظم بنوانے میں کون کون سے عوامل کار فرما تھے۔ اگر وہ ان کا ادراک کر پائے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے مابین ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ نئی کابینہ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان دوست پالیسی اپنائیں گے تو انہیں پوری پارلیمان کا اعتماد حاصل رہے گا۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی تشدد پر یقین نہیں رکھتی۔ ریاست کے بے پناہ ظلم کے جواب میں جماعت نے صبر کی حکمت عملی اپنائی۔ انہوں نے مظلومیت کو اپنی طاقت بنایا اور بنگلہ دیش کے سنجیدہ ووٹر نے اس کی قدر کی۔ امکان یہی ہے کہ طارق رحمان کو ایک سنجیدہ اور باوقار اپوزیشن کا سامنا ہوگا۔ یہ بنگلہ دیش کے لیے بھی نیک شگون ہے۔ اس سے سیاسی استحکام پیدا ہوگا جو معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ جماعت اسلامی نے پارلیمانی سیاست میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ایک مذہبی جماعت سے شاید اس سے بہتر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ جماعت کی سیاست کا تجزیہ اس وقت میرے پیش نظر نہیں، یہاں صرف یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ جماعت کو اپنی تہدیدات کا درست اندازہ کرنا ہے۔ اگر خواہشات کو حد سے زیادہ کر لیا تو یہ جماعت کے لیے اچھا شگون ہوگا، نہ بنگلہ دیش کے لیے۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی ہوگی کہ یہ انتخابات عوامی لیگ کو انتخابی عمل سے علیحدہ رکھ کر کرائے گئے۔ عوامی لیگ بدستور ایک سیاسی قوت ہے، اس کو صرف اچھی گورننس اور استحکام ہی سے کمزور کیا جا سکتا ہے۔ بصورت دیگر طارق رحمان صاحب اور جماعت اسلامی دونوں کو ایک بار پھر اس افریط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ عوامی لیگ کے لیے راستہ ہموار ہو۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں کو ایک دوسرے کا معاون بننا ہوگا۔ پاکستان کا مشورہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ دونوں ساتھ مل کر چلیں۔ تاریخ ایک نئے دور میں قدم رکھ رہی ہے۔ فیض صاحب نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد۔ آج ان کی روح آسودہ ہوگی کہ ہم پھر سے آشنا بن گئے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.